क्या आपने कभी वो समय देखा है जब आपको सबसे अधिक जरूरत थी और पैसे की कमी हो गई थी? क्या आपने कभी अपने वेतन के बाद अपनी जेब में एक पैसा नहीं रहने पर घबराया है? अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो चुका है या ये बार बार होता है तो आप एक सही वीडियो पर पहुंच गए हैं। तो अब पसंद पर क्लिक करें, क्योंकि आज हम आपको वो रहस्य बताएंगे जो अब तक आपको नहीं पता था। वीडियो के अंत तक बने रहें और मुख्य भागों को नोट करें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं वह कुछ खोलूंगा जो आपकी वित्तीय वास्तविकता को बदल सकता है, कुछ जिसे अमीर आपसे छिपाते हैं और कोई शिक्षक आपको स्कूल में सिखाता नहीं है। तो अपने ध्यान को बढ़ाएं, क्योंकि हम अब शुरुआत करने वाले हैं। बहुत बार लोग कहते हैं मुझे कोई पैसा नहीं है, अच्छी तनख्वाह के बावजूद, क्योंकि कभी कभी लगता है कि बहुत काम करने के बावजूद हम महीने के अंत में कम पैसे ही बचते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको वित्तीय शिक्षा में मुख्य अवधारणा आय और पैसे के बीच के सरल अंतर को समझाऊंगा। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप वित्तीय समझ में आगे रहेंगे। इसलिए यदि आप जल्द से जल्द वित्तीय कठिनाइयों से बाहर निकलना चाहते हैं तो कृपया वीडियो के अंत तक देखें। बहुत से लोग अपनी खर्चे का प्लान अपने मासिक वेतन के आधार पर करते हैं। यदि वे $2000 प्राप्त करते हैं तो वे सोचते हैं कि उनके पास $2000 हैं खर्चने के लिए, अगर वे कोई ऋण या क्रेडिट कार्ड नहीं इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें उनके कमाए के बहुत अधिक पैसे खर्चने पर मजबूर कर सकते हैं। क्या आप सहमत हैं? हमारे पैसे के साथ हमारे व्यवहार का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम उदाहरण के लिए $2000 कमाते हैं और हम सब कुछ खर्च करने की सोचते हैं क्योंकि हमें अगले महीने और मिलेगा, तो यह अर्थव्यवस्था वास्तव में पैसा नहीं है। वास्तव में यह केवल इस बात का अर्थ है कि हमने एक राशि प्राप्त की है, वह हमारे बैंक खाते से होती है और गायब हो जाती है। इस तरह जीना पैसे होना के बराबर नहीं है, जो हमें चौंकाने या अचानक होने वाले अचानक घटनाओं के लिए संवेदनशील बना देता है। धन कमाने और पैसे रखने के बीच के अंतर को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति महीने में $10,000 कमा सकता है, लेकिन भविष्य की सोच किए बिना सब कुछ खर्च कर देता है, जबकि दूसरा व्यक्ति जो $5,000 कमाता है वह महीने के $2,000 बचा सकता है। अब कुछ सालों के लिए इन दोनों व्यक्तियों के व्यवहार को सोचें। आपको लगता है कि कौन अधिक पैसे होगा? यही कारण है कि बड़ी वित्तीय संघर्षों से बचने के लिए इस वित्त और अर्थशास्त्र के यह मौलिक अवधारणा को समझना अत्यंत आवश्यक है, जो आय और बचा हुआ धन के बीच का अंतर है। $10,000 प्राप्त किए जाने का उदाहरण जारी रहता है, यह वहां जाता है, यानी मासिक आय। हम उसे एक वॉल्व के रूप में सोच सकते हैं जो जब खोला जाता है आय या जो आता है को छोड़ता है। अब इस स्थिर गति को कहां जाता है? हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं जैसे एक खजाना जो सिद्धांततः इस स्थिर गति को संग्रहित कर सकता है। हम इसे आरक्षा कहेंगे। हम इस पर विचार करेंगे। यदि कोई व्यक्ति मासिक रूप से $1000 कमाता है और सब कुछ खर्च करता है तो उसके पास कोई आरक्षा नहीं है। खजाना प्रायः खाली हो गया है, क्योंकि पैसे आते हैं और तुरंत ही निकल जाते हैं, कुछ भी नहीं बचाते या रखते हुए। एक और दृष्टिकोण से, क्या यह सच नहीं है कि किसी को मासिक $5000 की आय होती है, उसके पास $5000 का नकदी निर्गम होता है, और अगर वह प्रतिमासिक $2000 की बचत करके निवेश करता है तो वह $2000 की पूंजी बनाता है। इस पूंजी का फायदा यह है कि यह समय के साथ बढ़ता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई 10 महीने तक प्रतिमासिक $2000 की बचत करता है तो उसकी लगभग $20,000 की पूंजी होगी, निवेश के पैसे का लाभ नहीं गिनाते हुए। इसलिए वह मासिक आय को संरक्षित कर रहा है। बेशक पूंजी को धीरे धीरे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक रूप से ध्यान देना भी आवश्यक है कि नकदी को बढ़ाना है, अर्थात आय को बढ़ाना है, क्योंकि यदि आपने पहले से ही नकदी और पूंजी की इस मानसिकता को अपना लिया है तो अधिक कमाकर नकदी को बढ़ाते समय आप अधिक बचा पाएंगे, पूंजी को भी बढ़ा पाएंगे और केवल नकदी को नहीं, क्योंकि पूंजी को बढ़ाना महत्वपूर्ण है और दैनिक घटनाओं के कारण ज्यादा खर्च न करें।
आपके पास आपातकालीन भंडार भी होता है, लेकिन सावधानी, ये आपके पास आपातकालीन संबंधी धन को कपड़े खरीदने, यात्राएं करने और मेले में भाग लेने जैसे उदाहरणों में इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। इसे इन उद्देश्यों के लिए, धन को पुनः प्राप्त करने के लिए नहीं है। यह आपातकालीन स्थिति के अवसरों के लिए विशेष रूप से निर्धारित है, जैसे कि आय की कमी, उदाहरण के लिए। इस स्थिति में आप आपातकालीन संसाधन का उपयोग करते हैं और आपके जीवन के लागत का 6 महीने का भंडार होना अनुशंसित है। इस प्रकार आप अपनी वित्तीय स्थिरता को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रतिमासिक $2000 खर्च करते हैं, तो पूरा माना जाता है कि आपके पास $12000 का भंडार होना चाहिए। हालांकि किसी भी धन को का आरंभ में जमा करना एक प्रगति है। आपको राशि के बारे में अधिक चिंता न करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें। जब आपके पास आरक्षण होगा तो आपकी आय में और आरक्षण दोनों होंगे। अगर आपके पास केवल आय है तो आपके पास संसाधन नहीं है, क्योंकि आपको दोनों की आवश्यकता है। आपके आपातकालीन आरक्षण बनाने के बाद आप और व्यापक रूप से निवेश करना शुरू कर सकते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में, जैसे कि शेयर और इमारती निधियों में। समय के साथ लाभ प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक ध्यान रखें। अगर आप अब तक यहाँ बने हैं तो वित्तीय शिक्षा टिप्पणियों में लिखें, ताकि मुझे यह पता चले कि आप वास्तव में बाकी से अलग होना चाहते हैं। फिर यदि आप बचत शुरू करने के लिए समर्पित हैं तो चैनल पर सदस्यता लें और निरंतर आने वाली विषयों में सूचित रहने के लिए बेल आरंभ करें। यह धारणा और आरक्षण का मुद्दा भी पे रिच पे पूर किताब में चर्चा किया जाता है, जब लेखक रॉबर्ट कियोसाकी यह कहते हैं, जितना पैसा आप कमाते हैं उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप जितना पैसा संरक्षित करते हैं वह महत्वपूर्ण है। पहली बार में यह एक थोड़ा अर्थहीन लगता है, क्योंकि हमेशा से लोग केवल यह पूछते हैं कि हर व्यक्ति कितना कमाता है और यह नहीं पूछते कि वह कितना खर्च करता है। हमें बस आय की ओर ध्यान देने की आदत है। हमेशा यह जानने की इच्छा होती है कि कोई प्रसिद्ध कितना कमाता है। उदाहरण के लिए, आज आपकी आय की दुगुनी होती और आधी। हालांकि खर्च की ओर ध्यान देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। बेशक, यदि कोई व्यक्ति उदाहरण के लिए प्रतिमाह $1,00,000 कमाता है और उसी मात्रा का खर्च करता है, तो उसकी जीवन शैली उत्कृष्ट होती है, एक अच्छा घर, महंगी कारें और अधिक के साथ। हालांकि बचत के बिना यह केवल धन का एक स्थिर धारण है। लेकिन यदि इस व्यक्ति ने पूरे $1,00,000 की कुछ महत्वपूर्ण राशि बचा ली हो, जिसमें से आधी वेतन का निवेश किया गया हो और दूसरी आधी का उपयोग अच्छे तरीके से किया जा सकता है, तो उसके पास बड़ी मात्रा में पैसा जमा होगा। अब ज्यादातर अमेरिकी लोगों की वास्तविकता को देखते हुए, हर महीने $2,000 कमाने वाला व्यक्ति और $500 की बचत करने वाला व्यक्ति उस समाज में बेहतर वित्तीय स्थिति में है जो महीने में $4,000 कमाता है और पूरा वेतन खर्च करता है, क्योंकि पहला एक आरक्षण बना रहता है, जबकि दूसरा सिर्फ धन की एक स्थिर धारण है, बिना बचत के। इस प्रकार इस व्यापक अवधारणा के साथ हमें यह समझना महत्वपूर्ण है कि अच्छा प्रदर्शन प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, अर्थात या तो प्रवेश करने वाले धन की मात्रा बढ़ाना या पैसा कमाने के नए तरीके खोजना, नई आय के स्रोत बनाना। संक्षेप में, जितना अधिक हम कमाते हैं उतना ही अधिक हम बचा सकते हैं और परिणाम स्वरूप हमारे बचत बढ़ा सकती है। यह विशेष रूप से मासिक रूप से इस प्रथा का पालन करने पर लागू होता है, जिसका अर्थ होता है कि हम उस बजट के साथ जी सकते हैं जो हम कमाते हैं, अपने वेतन का एक हिस्सा बचाते हुए। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम पैसे के बीच के इस अंतर को स्पष्ट रूप से समझें, खासकर समय के साथ हमारी बचत बढ़ाते हुए, और इस तरह वर्षों के दौरान इन निवेशों से अतिरिक्त आय प्राप्त करते हैं। यह बारीकी से समझें कि जितना अधिक हमारी बचत बढ़ती है और अधिक पैसे निवेश करने से हम अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। यह पैसे के दाखिले को दर्शाता है, जिसे हम पैसे का प्रवाह कहते हैं, अर्थात बचत में वृद्धि नई आय के स्रोतों को भी उत्पन्न करती है। इसके अलावा संयुक्त ब्याज इस समस्त प्रक्रिया को प्रेरित करने वाला तत्व है।
ज्यादा तात्कालिक निवेश करना बेहद लाभदायक होता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि हम कैसे संयुक्त ब्याज प्रयोग कार्य में काम करता है उसे समझें। अब सतर्क रहें, क्योंकि मैं 5 रहस्यों को खोलूंगा जो आपको अपने वेतन का 40% तक बचाने में मदद करेंगे। वीडियो का यह हिस्सा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करता है। यहाँ पहला कदम लिखें। अपने आय और व्यय को समझने के लिए एक विस्तृत बजट बनाएं। एक विस्तृत बजट बनाना एक प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी सभी आय और व्ययों को सूचीबद्ध करके आप अपनी वित्तीय स्थिति का स्पष्ट दृश्य प्राप्त करते हैं, जो सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है। वहां ऐसे क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप अपार्थक व्यय कर सकते हैं, क्योंकि अपार्थक व्यय करने के लिए क्षेत्रों की पहचान करना एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने व्यय को सूचीबद्धता से जांचें और विवेकपूर्ण रूप से वस्तुओं की पहचान करें जो कम किए जा सकते हैं या हटा दिए जा सकते हैं, संसाधनों की अधिक दक्ष आवंटन में योगदान करते हुए। वास्तविकता में बचत के लक्ष्य को निर्धारित करें और नियमित रूप से अपनी प्रगति का परीक्षण करें। वास्तविकता में बचत के लक्ष्य निर्धारित करके आप अपनी बचत की क्षमता को प्रेरित करने के लिए वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ये लक्ष्य छोटी, मध्यम या लंबे समय के लिए हो सकते हैं। आपके वित्तीय कार्यों के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शक प्रदान करते हैं। इन लक्ष्यों की दिशा में नियमित प्रगति का साथ देना आवश्यक है। यह न केवल ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है, बल्कि आवश्यकता के अनुसार समायोजन करने की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके लक्ष्य आपकी वित्तीय स्थिति के विकास के साथ संरेखित हों। अंततः ये मजबूत वित्त प्रबंधन के अभ्यास स्थिरता और दीर्घकालिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्थिरता और तैयारी प्रदान करते हैं। दूसरा कदम है उच्च लागत की ऋणों को समाप्त करना। उच्च ब्याज वाले कर्ताओं जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए ऋण का भुगतान प्राथमिकता दें। उच्च ब्याज वाले कर्ताओं जैसे क्रेडिट कार्ड से जुड़े ऋणों का प्राथमिकता से भुगतान करना वित्तीय स्थिरता हासिल करने के लिए मौलिक रणनीति है। उच्च ब्याज दरों वाले ऋण तेजी से बढ़ते हैं, जिससे इन्हें अतिरिक्त भार को बचाने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। इन ऋणों को समाप्त करने के लिए धन के संसाधनों को पहले प्राथमिकता देने से आप दीर्घकालिक वित्तीय बोझ को काफी कम करते हैं। ऋणों को कम करके आप धन बचाते हैं जो निवेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा ऋणों को कम करके आप वित्तीय संसाधनों को भी उसे छुड़ाते हैं जो अन्यथा ब्याज के भुगतानों में लगे होते हैं। ऋणों की कमी धन संचय और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों की निर्माण के लिए एक मजबूत आधार बनाती है। यह रणनीतिक दृष्टिकोण न केवल तुरंत वित्तीय बोझ को हल्का करता है, बल्कि एक दीर्घकालिक वित्त स्वास्थ्य के लिए आधार स्थापित करता है। तीसरा कदम है अपनी बचत को स्वचालित करना। अपने वेतन को प्राप्त होने पर तुरंत एक बचत खाते के लिए स्वचालित हस्तांतरण सेट करें। अपने वेतन को प्राप्त होने पर तुरंत एक बचत खाते के लिए स्वचालित हस्तांतरण सेट करना वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी प्रयास है। इस प्रक्रिया को स्वचालित करने से बचत करने की एक व्यवस्थित दृष्टिकोण बनता है। हर महीने चेतन साधन की आवश्यकता को खत्म करता है। संचय प्रक्रिया को स्वचालित करना न केवल आपके वित्तीय जीवन को सरल बनाता है, बल्कि यह आपको अपने लंबे समय तक बचत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही रास्ते पर भी ले जाता है। चौथा कदम बुद्धिमानी से खरीदारी करना है। खरीदारी के लिए निकलने से पहले सूची बनाएं और आवेगी खरीदारी से बचें। सूची बनाना वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने और आवेगी खरीदारी से बचाव के लिए एक प्रभावी रणनीति है। आपकी आवश्यकताओं के साथ अनुरूप खर्चों को बनाए रखने की यह दृष्टिकोण न केवल आपकी खरीदारी को नियंत्रित रखती है, बल्कि विवेकपूर्ण निर्णयों को बढ़ावा देने के लिए भी वित्तीय अनुशासन में योगदान करती है। प्रमोशन की तलाश, कूपन का उपयोग करें और बड़ी खरीदारी से पहले मूल्यों की खोज करें।
इसके अलावा प्रमोशन की खोज, कूपन का उपयोग करना और बड़ी खरीदारी से पहले मूल्यों की खोज करने से आप अपने पैसे की मान्यता को अधिकतम करते हैं। छूट और विशेष प्रस्तावों से बचने से विशेष रूप से अधिक मूल्यवर्धन हो सकता है। विशेषतः अधिक मूल्यवर्धन में मूल्य तुलना से आपको सूचित निर्णय लेने सुनिश्चित करता है, अत्यधिक खर्च को बचाने से बचत करता है। ये प्रथाएं न केवल आपके बजट को अनुकूलित करती हैं, बल्कि एक जिम्मेदार खपत मनोवृत्ति को भी प्रोत्साहित करती है, जहां प्रत्येक खरीदारी को लागत और लाभ के प्रति सावधानी से विचार किया जाता है। इन आदतों को अपनी खरीदारी रूटीनों में शामिल करना एक अधिक दक्ष और सतत वित्त प्रबंधन में योगदान करता है। ध्यान दें, अधिक पैसे बचाने की चाबी सततता और अनुशासन में है। आपके वित्तीय आदतों में छोटे बदलाव समय के साथ महत्वपूर्ण बचत प्रदान कर सकते हैं, जो निवेश के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर वह सर्वोत्तम पाठ दिख रहा है जिसे आप देख सकते हैं, ताकि आप जितना जल्दी हो सके अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकें। अब आप क्या इंतजार कर रहे हैं? इसे क्लिक करें और अब देखें।